हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। चैप्टर विलियन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, पूरा एज इट इज़ प्योर 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 शुद्ध हिंदी में, है ना। तो पिछली क्लासेस में हमने वेट बाय वॉल्यूम यूनिट्स को डिस्कस किया था, भार आयतन इकाई, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भार इकाई, वेट बाय वेट यूनिट। भार आयतन इकाई एक बार बता देती हूँ, मैंने लास्ट टर्न पे आपको सारा समझा दिया था। वेट बाय वॉल्यूम यूनिट तो बेटा 3 तरह की थी, याद करो। वेट बाय वॉल्यूम यूनिट 3 तरह की थी। पहला क्या था, तो हम कहेंगे पहला था मोलरता, कैपिटल एम, ठीक है। दूसरा क्या था, नॉर्मलता, सही है, नॉर्मलता कैपिटल एन। और थर्ड वन क्या था, तो हम कहेंगे फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ, ठीक है। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। अब बेटा मोलरता थी मोल पर लीटर, है ना, याद है ना। मोलरता क्या थी, मोल प्रति लीटर। नॉर्मलता क्या थी, तो हम कहेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, है ना, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और फॉर्मलता क्या थी, तो ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। हाँ, ऐसा कुछ था, है ना, मोलारिटी, नॉर्मालिटी और ये। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये तीनों ही भार आयतन इकाई, है ना, भार अपॉन आयतन, ठीक है, इन सब में आयतन है ना। तो भार आयतन इकाई ताप से प्रभावित होती है, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम यूनिट ताप से प्रभावित होती है। अब ये क्या बात हुई, टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती। तो तुम मुझे बताओ कि भाई अगर मैं लिक्विड की बात करूं बच्चे, द्रव है, तो ताप बढ़ाने से आयतन तो बढ़ेगा ना। द्रव में अणु दूर दूर होते हैं, मूव करते हैं, है ना। तो अगर कोई चीज़ को गर्म करूंगी तो फैलेगी, चेक कर लो, है ना। सर्दियों में लिक्विड मॉलिक्यूल पास में होते हैं और गर्मियों में लिक्विड मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। हमें हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा लगती है, द्रव में होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है गर्मियों में। तो हम कहेंगे देखो, ताप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है, ताप बढ़ाते हैं तो भाई आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है तो जो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट है पक्का क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाओ आयतन बढ़ेगा, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट क्या होगी, तो हम कहेंगे घटेगी। अब ये क्या बात हुई, तो बिल्कुल घटती, है ना। अब मान लो, चलो मान लेते ताप बढ़ाया, आयतन बढ़ाया, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट घटी। इसका मतलब मान क्या लेते हैं, ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा ना, और आयतन से ही तो डिवाइड कर रहे हो ना, तो वेट बाय यूनिट घटेगी, वॉल्यूम यूनिट घटेगी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, ताप बढ़ाने से मोलरता, तो तुम बोलोगे ताप बढ़ाने से मोलरता हो, चाहे नॉर्मलता हो, चाहे फॉर्मलता हो, है ना, सब की सब क्या होंगी, घटेंगी, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा। अब ज्यादा का भाग लगाओगे तो आंसर कम होगा ना, ज्यादा से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, कम। तो हम कहेंगे ताप बढ़ाने से मोलरता घटती है, नॉर्मलता भी घटती है, और फॉर्मलता भी घटती है, सब चीजें घटेंगी, ठीक है। सब चीजें मतलब इन तीनों में, जो भी वेट बाय वॉल्यूम है, जहां पे भी आयतन आएगा वो ताप से संबंधित है, और जहां आयतन नहीं आएगा वहां हमें कोई टेंशन ही नहीं। तो हमें ठीक है भाई, जहाँ आयतन नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक था वेट बाय वेट यूनिट, है ना बेटा। वेट बाय वेट यूनिट को हम बोलते हैं भार इकाई, भार इकाई, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में ही क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। अब भार इकाई बच्चे ये 3 प्रकार की होती है। पहला है मोललता, मोलालिटी, मोलरता कैपिटल एम था, मोललता स्मॉल एम। दूसरा, तो बच्चे दूसरा है तुम्हारे पास भार प्रतिशत, है ना, परसेंटेज निकाल दो, भार प्रतिशत W/W%। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो पहला मोललता, दूसरा भार प्रतिशत, और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो वो है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, ठीक है भाई, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चलो मोललता क्या है, समझाओ थोड़ा सा, है ना, मोललता क्या है, एक्सप्लेन करो। तो बेटा मोललता, है ना, मोलों की संख्या, मोलर तथा 1 लीटर में
मोललता है 1 किलो में। अगर तुम्हारे पास 1 किलो विलायक है, 1 किलो विलायक में उपस्थित सिर्फ 1 किलो सॉल्वेंट है, 1 किलो विलायक है ना, तो उसमें विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलो विलायक में विलेय कितने हैं, मोलों की संख्या क्या है, तो हम कहेंगे मोललता। बात समझ में आई? मोल तो पता है, मोल निकालना आता है भार बटे अणु भर, है ना। 1 लीटर में मोल है तो मोलरता, 1 लीटर में मोल है तो मोलरता, और 1 किलो में मोल है तो मोललता। तकलीफ ही क्या है, तो हम कहेंगे ठीक है। चलो और देखते हैं इसको। देखो तो मोललता, तो मैं कहूंगी मोललता हो गया विलेय के मोल, है ना बेटा, विलेय के मोल अपॉन, तो मैं कहूंगी विलायक का भार, है ना, विलेय के मोल अपॉन, तो बच्चे अपॉन विलायक का भार, और विलायक का भार किलो में होना चाहिए। 1 किलो विलायक में विलेय के कितने मोल है, तो विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। अब विलेय के मोल, तो मोल का फॉर्मूला तो पता है ना, भार बटे अणु भार। ठीक है, विलेय के मोल मतलब, तो भाई विलेय का भार, विलेय के मोल मतलब विलेय का भार, जो कि होना चाहिए ग्राम्स में, अपॉन विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। ठीक है, इनटू, तो हम कहेंगे 1 अपॉन विलायक का भार, है ना, 1 अपॉन विलायक का भार। अब भाई 1 किलो विलायक होना चाहिए बेटा, 1 किलो, और तुमको नहीं भार तो ग्राम्स में, तो ग्राम्स में तो यहाँ 1000 का भाग लगाओगे ना, यहाँ 1000 का भाग लगाऊंगी तो 1000 तो ऊपर आ जाएगा, तो 1000 ऊपर हो जाएगा। क्लियर? अब आपको लगेगा मोलरता में तो आप विलियन का आयतन लिख रहे थे, विलियन ही चल रहा था, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया, 1 लीटर पानी ले लो, कुछ भी घोल दो, है ना, कोई भी ठोस पदार्थ घोल दो, द्रव नहीं ठोस घोल दो, तो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन 1 किलो पानी ले लो और कुछ घोलो तो 1 किलो रहेगा क्या, तो हम कहेंगे नहीं, वेट में तो वेट ऐड होता है, लेकिन वॉल्यूम में वेट ऐड नहीं होता, वॉल्यूम आयतन जो होगा वही रहेगा। तो बस इतनी सी बात है, मेरे को विलायक लिखना है, 1 किलो में कितने मोल्स है, तो ये मोल हो गया ना, भार बटे अणु भार, और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम कहेंगे चलो अब इसकी मात्रक की बात करें, तो बेटा मात्रक क्या, 1 किलो में कितने मोल हैं, तो मात्रक लिख दो मोल पर केजी। 1 किलो में कितने मोल हैं, तो मात्रक लिख दो मोल पर केजी, या तुम लिख दो स्मॉल एम, मोल पर केजी क्या होता है, स्मॉल एम, ऐसे लिख दो। क्लियर है? चलो, है ना। अब मोललता क्लियर, एक बार सारे फॉर्मूले समझा देती हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, एक बार सारे फॉर्मूले अपने क्लियर हो जाए तो हम कहेंगे ठीक है, मोललता तो सिंपल, 1 किलो में कितने मोल है। सेकेंड क्या सीखा था, वेट बाय वेट परसेंट, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू प्रतिशत। तो बच्चे वेट बाय वेट परसेंट मतलब 100 ग्राम में टोटल बता दो, है ना। देखो ऊपर जो डब्ल्यू है ना, ये आपका विलेय का भार है, वेट बाय वेट, तो ऊपर वेट जो है वो तो है विलेय का भार, ठीक है, और नीचे जो वेट है वो भी वेट रखना है डब्ल्यू, तो वो है विलियन का भार, है ना, इनटू, तो परसेंटेज है तो बेटा इनटू 100 कर दो। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट। ठीक है, अब तो हम कहेंगे देखो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, टोटल सॉल्यूशन आपका 100 होना चाहिए, तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम्स में मात्रा, विलेय की ग्राम्स में मात्रा। ठीक है, टोटल तो 100 ग्राम होना चाहिए, और 100 ग्राम में आपने सॉल्यूट कितना घोला है उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट कहते हैं। बोलो कोई शिकायत है क्या, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट, ऊपर भी डब्ल्यू नीचे भी डब्ल्यू, ऊपर विलेय नीचे विलियन इंटू 100, तो हम कहेंगे ओके ठीक है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम्स में अमाउंट को हम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट कहते हैं। तो मोललता क्लियर,
1 किलो में कितने मोल है, W/W%, 100 ग्राम में तुम्हारे पास कितना है, पूरा विलियन 100 ग्राम होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लो। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके 100 ग्राम में अमाउंट बताना है, परसेंटेज तो जैसे हमारे एग्जाम में आते वैसे ही है ना। अब हम बात करें कि भाई चलो आपने W/W भी बोल दिया, आपने ये भी बोल दिया, क्या बोलते हैं, मोललता। तीसरी बात करें तो मूल भिन्न। अब मूल भिन्न ध्यान से समझना है ना, मूल भिन्न फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब एक में हिस्सा, टुकड़ा। तो टुकड़ा तो एक का टुकड़ा होगा कि कितना मतलब आपने काटा है, जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसको आधा काटा है, 1/4 काटा है, या एक पिज़्ज़ा है उसको कैसे काटा है, या ब्रेड है, सैंडविच है, तो टुकड़ा आधा मिला है, क्वार्टर मिला है, 1/3 मिला है, 1/4 मिला है, ऐसे। तो मूल भिन्न, मूल फ्रैक्शन एक में मेरा हिस्सा, ओवरऑल मूल भिन्न तो 1 होंगे। ठीक है, अब मूल भिन्न होता है विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूल अपॉन सभी घटकों के मूल। एक बार मैं डेफिनेशन लिखूं, कोई पूछे मूल भिन्न क्या है भाई, है ना, मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न को इंग्लिश में भी लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, है ना, मूल भिन्न यानी मूल फ्रैक्शन। अब बेटा मूल भिन्न बोलो या मूल अंश बोलो एक ही बात है कि नहीं, चाहे तो मूल भिन्न बोलो चाहे तो मूल अंश बोलो एक ही बात है। ठीक है, अब है क्या मूल भिन्न, तो हम कहेंगे विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूल, है ना, विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूल। ठीक है भाई, किसी एक घटक के मूल, एक घटक के मूल तथा सभी घटकों के मूल, विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूल तथा सभी घटकों के मूल, विलियन में उपस्थित एक घटक के मूल और सभी घटकों के मूल के अनुपात को, मूल के अनुपात को मूल भिन्न कहते हैं। समझे मेरी बात, मूल फ्रैक्शन एक के मूल अपॉन सबके मूल, है ना, एक के मूल अपॉन सबके मूल। ठीक है, ओके, डेफिनेशन भी लिख दी हमने। अब बेटा विलियन में तो मेरे पास दो चीजें, एक तो विलय के मूल, है ना, विलियन में क्या है, एक तो विलय के मूल, वो मैंने मान लिया चलो स्मॉल है, और दूसरा क्या होता है विलायक। ठीक है, अब मैं दो ही ले रही हूँ क्योंकि जनरली हमारे कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन है ना बेटा। एक बार लिख दूँ मैं, विलायक के मूल कैपिटल है भाई, हमारे जो सिलेबस में अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करो तो द्विअंगी विलियन बाइनरी सॉल्यूशन दो ही कंपोनेंट होने चाहिए, तो हम कहेंगे दो कंपोनेंट, एक विलय एक विलायक। अब त्रिअंगी हो, चार अंगी हो तो ठीक है ना, एक के मूल अपॉन सबके मूल। ठीक है, अब जनरली हम एक्स लिख देते हैं, बाकी ऐसा यूज है लिखना पड़ता है। तो विलय के मूल भिन्न बताओ, तो विलय के मूल भिन्न बताओ, तो विलय के मूल ऊपर लिख दो, टोटल मूल नीचे लिख दो, बात तो सही है ना। अब ऐसा करो विलायक के मूल बताओ, मूल भिन्न बताओ, तो विलायक के मूल ऊपर लिख दो, टोटल मूल नीचे लिख दो। अब ऐसा करो दोनों को ऐड कर दो यार। ठीक है, एक्स विलय प्लस एक्स विलायक। ठीक है, हालांकि आप जाई बोलो उसको या फिर आप एक्स बोल दो, एक ही बात है। तो हम कहेंगे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम में भी n+n आएगा और ऊपर भी n+n आएगा, तो जोड़ दो तो एक ही तो आएगा। ठीक है, तो हम एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं भाई, देखो एक्स विलय और एक्स विलायक, है ना। कोई कहे कि मैंने आधा हिस्सा ले लिया तो हम कहेंगे आधा बच जाएगा, कोई कहे कि 1/3 ले लिया तो हम कहेंगे 2/3 बच जाएगा, क्योंकि टुकड़े तो एक के करने रहेंगे। तो मूल भिन्न हमेशा एक यूनिट होता है, विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मूल भिन्न सदैव इकाई होते हैं, एक होते हैं, यूनिटी होते हैं। क्लियर, क्वेश्चन मिलेगा AR में, असर्शन रीजन में। समझ में आ गया तो हम कहेंगे हाँ ओके, सिंपल ही लग रहा है, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो ये हो गया आपका मूल भिन्न, सारे हो गए, है ना। आपको मोललता बता दी, 1 किलो में कितने मोल हैं, मास परसेंट बता दिया, W/W 100 ग्राम विलियन में टोटल विलय का भार कितना है, और मूल भिन्न एक के मूल अपॉन सबके मूल। अब ये कह रहा है कुछ परसेंटेज स्ट्रेंथ भी डिसाइड कर लो। तो देखो हमने परसेंटेज स्ट्रेंथ में हमारे पास एक तो W/W% है, वो हमने पढ़ लिया, एक हमारे पास W/V% है, एक हमारे पास V/V% है। ठीक है, इनको पढ़ लेते, W/W तो बता दिया। अब W/V परसेंट, तो बेटा W मतलब भार, V मतलब आयतन। भार अगर ग्राम में तो आयतन ml में लेना,
गलत मत करना, है ना, ग्राम पर लीटर मत करना, ये ग्राम है तो ये ml लेना, बोले तो बात अलग है, बाकी तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, W/V की बात कर रहा है, W/V की बात कर रहा है, तो W विलेय का भार, W विलेय का भार किस में, तो हम कहेंगे ग्राम्स में, अपॉन V, W/V तो अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और परसेंट की बात कर रहा है बेटा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, विलेय का भार W, आयतन वॉल्यूम इंटू 100। अब वो V/V की बात कर रहा है तो बेटा ऊपर भी V आना चाहिए, नीचे भी V आना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैडम दो लिक्विड को मिलाऊंगा तो मुझे क्या पता विलेय क्या है विलायक क्या है, क्योंकि भौतिक अवस्था तो बदलेगी नहीं। मैंने आपको ये कहा था जिसकी भौतिक अवस्था बदल जाए वो विलेय और ना बदले वो विलायक। तो तुम कहोगे मान लो कि मैं पानी और अल्कोहल मिला रहा हूँ, पानी और एसिटिक एसिड मिला रहा हूँ, तो फिर ठीक है, हालांकि पानी होगा तो चलो तुम मान भी लोगे एक बार जल तो विलायक है ना, लेकिन मीथेनॉल में इथेनॉल मिला रहा हूँ अब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें आप ऐसा लिखो, एक घटक का आयतन विलियन में, है ना, जिसका पूछ रहा है परसेंट तो विलियन में एक घटक का आयतन, जो भी जिसका भी ये पूछे परसेंटेज बताओ, एक घटक का आयतन अपॉन तो बेटा विलियन का कुल आयतन, ठीक है, विलियन का कुल आयतन। और परसेंटेज की बात है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 100। तो W/W तो पहले ही हो गया था, W/V और V/V। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं आता, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन एक टॉपिक और पढ़ ले क्या, ppm और ppb। ppm क्या है बेटा, ppm है पार्ट्स पर मिलियन, क्या बच्चे, ppm है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख में मेरा हिस्सा। तो अगर मैं कहूँ कि भाई अगर विलियन बहुत तनु है, बहुत ज़्यादा तनु है, अति तनु है, जैसे समुद्री जल में नमक कितना है, या अपने घर में जो पानी आता है सप्लाई होता है तो तुम्हें पता है उसमें इन्फेक्शन खत्म करने के लिए या जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए या जर्म्स कह दूँ कीटनाशी के रूप में, जर्म्स के रूप में हम क्लोरीन गैस पास करते हैं। तो इतनी पास करना जितना हमारी बॉडी झेल सके। तो हमारी बॉडी तो चीज़ों में ppm और ppb में झेल सकती। जैसे हम कहते हैं ना भाई मसालों में ये चीज़ मिलाते तो कैंसर हो जाता है, बट एक परमिसिबल अमाउंट है कि भाई इतना मिला दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी बॉडी में अगर 0.0000001 अगर pb है तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या 0.001 ppm मरकरी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम कहेंगे ठीक है, मतलब इतना मिला सकते हैं। और क्यों ही मिलाएं, तो भी मसालों में कीड़े नहीं पड़ जाएं, मसाले लंबे टाइम तक है ना प्रिजर्व रहे, उनकी सुगंध बरकरार रहे, उनका कलर बरकरार रहे, तो मिलाना ही पड़ता है केमिकल। तो आगे से परमिशन आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से, भाई इतना मिला लो। अब क्या होता है कि उन्होंने जो परमिशन दी, कंपनीज क्या करती हैं, एक बार तो परमिशन लिया थी, हाँ चलो इतना मिलाएंगे, फिर वो क्योंकि ज़्यादा केमिकल मिलाओगे तो ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, अच्छी फ्रेग्रेंस देगा। तो फिर जनरली जो आजकल जो कैंसर हो रहा है उसकी वजह ये है कि परमिसिबल अमाउंट से हर चीज़ आपके यहाँ ज़्यादा है ना। कि भाई आपका जैसे अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूँ तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है वो 250 ml की आनी चाहिए। एक बॉटल 250 ml से ज़्यादा आपको एक टाइम में नहीं पीनी। अब 2 बॉटल खरीद रहे हो तो आपको लगेगा ना कि हाँ मैं 2 बॉटल पी रहा हूँ, तो 250 ml से ज़्यादा वहाँ पे बॉटल नहीं आती, क्योंकि इतनी शुगर है कि बस आपकी बॉडी के लिए ओके। लेकिन हमारे यहाँ बॉटल जो है ना वो 500 ml की भी आती, 750 ml की भी आती, 1 लीटर की भी आती, कोको कोला पेप्सी वगैरह। तो आपको लगेगा 1 लीटर में हम 4 ने पी लिया, 3 ने पी लिया, लेकिन क्यों, परमिसिबल ही 250 ml है, एक आदमी को 250 ml से ज़्यादा नहीं पीनी है। अब मान लो 3 जने बड़ी कोल्ड ड्रिंक लिया तो 3 ने पी ली, तो नुकसान हो गया ना बेटा, है ना। आपको लगा बड़ी कोल्ड ड्रिंक तो सस्ती आ रही, सस्ती तो आ गई, लेकिन बॉडी में शुगर जो परमिसिबल अमाउंट है उससे ज़्यादा चला गया, तो डायबिटिक पेशेंट घूमते ही, है ना। तो ये तो अब समझे ppm का कितना महत्व है। तो ppm मिलियन में और ppb बिलियन में, है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन, तो हम कहेंगे विलियन में एक घटक, विलियन के एक घटक के भाग एक पार्ट अपॉन, भाग लिख दो, बाहर क्यों लिखो भाग, ठीक है। अब ऊपर मास है तो नीचे मास हो जाएगा, ऊपर भार है तो नीचे भी भार हो जाएगा, ऊपर आयतन है तो नीचे भी आयतन हो जाएगा, ठीक है। अपॉन विलियन के सभी घटकों के भाग,
सभी घटकों के भाग इनटू, तो भाई परसेंटेज तो छोटी बात थी, 100 में बताते थे, मिलियन मतलब 10 लाख, है ना, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख यानी 10 की पावर 6। और सिमिलरली अगर मैं बिलियन की बात करूं बेटा, तो बिलियन यानी 100 करोड़, तो 1 करोड़ में कितना होता है बोलो, 10 की पावर 7, तो 100 करोड़ में कितना होगा, 10 की पावर 7 इंटू 100, 10 की पावर 2, 10 की पावर 9, 7 और 100 हो गया ना, तो 10 की पावर 9। तो हम कहेंगे सब कुछ सेम है ना, पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, थोड़ा इंग्लिश में लिख दूं इसको, तो है तो सेम ही, पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक घटक, जो भी आप कह रहे हो, एक घटक के भाग अपॉन पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट इनटू, तो बेटा बिलियन है तो 100 करोड़ 10 की पावर 9 कर दो, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सारे पढ़ लिए भी, ठीक है, हमने मोललता पढ़ ली, हमने क्या बोलते हैं मोललता पढ़ ली, मास परसेंट पढ़ लिया, पीपीएम पढ़ लिया, पीपीबी पढ़ लिया, और मोल भिन्न भी पढ़ ली। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो, एक मोल अवाष्पशील विलेय, एक मोल है ना, यहाँ बोल गया ये एक मोल, ठीक है, तो भाई अवाष्पशील विलेय के मोल कितने हैं, एक, को 2 मोल जल में मिलाया गया, तो बेटा जल है 2, ये है 1, जल के मोल भिन्न बताइए, तो देखो कुल मोल कितने हैं, कुल मोल, तो मैं कहूँगी कुल मोल तो n+n होता है, कुल मोल तो मेरे पास 3 है। अब x जल बताओ, जल के मोल भिन्न बताओ, तो जल के मोल अपॉन कुल मोल, है ना भाई, मोल भिन्न क्या होता है, एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो जल के पूछा है, ध्यान रखना, तो जल के मोल 2 है और कुल कितने हैं 3, तो जल के 2/3 और बाकी विलेय के 1/3, तो आपका आंसर 1। इसमें क्या बताऊं, सिंपल है। आगे देखो, 1 विलियन में 7.8 ग्राम बेंजीन, ठीक है भाई, बेंजीन कितना है, बेंजीन C6H6, तो बेटा बेंजीन भार कितना भार है, 7.8 ग्राम तो बेंजीन है, ठीक है, और 46 ग्राम टोलुइन, है ना, बेंजीन पे मिथाइल, बेंजीन का C6H6, H हटाऊंगी तभी तो मिथाइल लगाऊंगी, कितना ग्राम है, तो ये कह रहा है भाई 46 ग्राम टोलुइन, ठीक है, अणु भार निकालो, तो हम कहेंगे भार तो 7.8 है, अणु भार देखो, कार्बन का 12 × 6, कार्बन का 12 होता है, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6, तो ये तो 78 आ गया, ठीक है, तो फिर यहीं इसके मोल भी निकाल लो, तो हम कहेंगे मोल तो भार बटा अणु भार, 7.8 अपॉन 78, तो भाई इसके मोल तो 0.1 है। अब यहाँ आओ, मोल निकालो, भार बटा अणु भार, अणु भार तो निकाला ही नहीं, पहले अणु भार निकालते हैं, लो अणु भार निकालो, तो देखो कार्बन का 12 × 6 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 1 × 3, तो 12 × 6 72, 77 और 3 कितना 80, 90 और 92, तो मैं कह रही हूँ अणु भार तो 92, इसके भी मोल निकालो, तो 46 और अणु भार 92, 46 का डबल ही होता है 92 शायद, है ना, हाँ 6 6 12 80 90 92, ठीक है। अब क्या चाहिए, बेंजीन के मोल भिन्न, ठीक है भाई, एक्स बेंजीन, जाई लिखना है, जाई लिख, तो बेंजीन के मोल भिन्न मतलब, तो मैंने बेंजीन को क्या माना है, स्मॉल n और टोटल, तो बेंजीन के मोल भिन्न, बेंजीन के मोल ऊपर रख दो, कुल मोल नीचे रख दो, क्या बेटा बोलो, सही ना, इतना ग्राम दे दिया था, अणु भार निकाल दिया, मोल निकाल दिया, इतना ग्राम दे दिया था, अणु भार निकाल दिया, मोल निकाल दिया, भार बटा अणु भार, और मोल भिन्न क्या होता है, एक के मोल अपन कुल मोल, तो बच्चे इसके मोल तो 0.1 है, टोटल कितना है 0.1 प्लस 0.5, बोलो 0.1 प्लस 0.5, है ना, तो 0.1 अपॉन 0.6, बोलो 1/6, है ना, 1/6, आंसर आपका 1 क्या है, सिंपल है, बैठ जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन की सांद्रता 0.5 मोल प्रति लीटर, तो मुझे मोलरता दे दी आपने,
0.5 मोल प्रति लीटर, ठीक है। और आयतन भी दे दिया आपने, है ना, आयतन आपने मुझे ml में दे दिया कि तब 500 ml। क्लोराइड आयन के मोल होंगे, तो देखो पहले तो फॉर्मूला लगाओ। मोलरता बराबर क्या होता है, मोल बटा आयतन, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। और बाई चांस विलियन का आयतन मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 लिख दो, क्योंकि मोलरता तो मोल प्रति लीटर में होती है, तो ये लीटर होना चाहिए। अगर ये मिलीलीटर में तो 1000 से भाग लगाओ, 1000 से भाग लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 1000 ऊपर और ये नीचे, ठीक है। अब बेटा मोलरता तो ये तो 0.5 है, मोल तो मुझे फाइंड करने हैं, आयतन तो 500 ml है, यहाँ 1000 है, ठीक है। 500 और 1000 काट देती हूँ 2, तो मोल जो आए वो कितने आए, तो मैं कहूँगी 0.5/2, तो मोल तो मेरे 0.25 आ गए, ठीक है। अब जल्दबाजी में 0.25 करना मत, क्योंकि मोल उसने कैल्शियम क्लोराइड के नहीं पूछे, मोल उसने क्लोराइड के पूछे, फिर नहीं ओ पहला आ गया, आगे सोचा ही नहीं। बात तो सुनो कि नहीं सुनोगे। कैल्शियम क्लोराइड बेटा, कैल्शियम +2 और 2 क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम होता है, 2 क्लोराइड होता है। अगर मैं एक कैल्शियम क्लोराइड लेती हूँ ना, एक CaCl2, तो Ca एक है, Cl 2 है, तो मैं कहूँगी ये क्या मुसीबत है। अगर मैं इसको एक लेती हूँ तो क्लोराइड तो 2 मोल आ रहे हैं, आप कितना लाए हो, तो आप तो 0.25 लाए हो। तो अगर आप इसके 0.25 मोल लाए हो ना बेटा, तो ये 0.5 मोल रहेगा, समझे मेरी बात। अगर ये 0.25 है तो 0.5 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल भिन्न की गणना करो, ठीक है। यदि विलयन में C2H6O2 का प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत 20% है। अब तो बोलेगा विलयन कैसे, आपने तो ग्लाइकॉल दिया है, तो बेटा अगर आपको ग्लाइकॉल दिया है तो दूसरी चीज आपको जल माननी है, समझे। अगर एक चीज आपके पास एथिलीन ग्लाइकॉल है तो दूसरी चीज क्या माननी है, जल माननी है ना। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब अगर इसका भार 20 ग्राम है तो बच्चे इसका भार 80 ग्राम होगा। अगर ये 20 ग्राम है तो ये 80 ग्राम होगा, ठीक है। तो फिर इसका अणुभार निकालो, है ना। अब इसने आपको फॉर्मूला नहीं दिया, तो देखो ग्लाइकॉल होता है 2 लगातार कार्बन और 2 लगातार OH, है ना। और लिखा था C2H6O2, ठीक है ना, C2H6O2 लिखा है ना, ठीक है। फिर है ना, गिनोगे तो भी C2H6O2 ही तो आएगा। तो मैं कहूँगी कार्बन का 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, है ना। तो 24 और 6 कितना हो गया, 30 और 32 62। जल का अणुभार, तो जल का अणुभार तब तुम 12th में हो, इतना तो पता है कि जल का अणुभार 18, ठीक है। अब आप निकालो मोल बच्चे, तो हम ठीक है भाई मोल निकालते हैं। तो ग्लाइकॉल के मोल है, ग्लाइकॉल का भार 20, अणुभार 62, 10/31, ठीक है। और जल के मोल निकालो, जल के मोल निकालो, तो जल का भार 80, अणुभार 18, ठीक है। तो 80/18 कर दो, है ना। कितना हो गया, 0.44, 0.44, ठीक है। एक सेकेंड, 0.44 क्यों, 4.41, 4.4, ठीक है। 18 4 72 तो वैसे ही हो जाता है, तो 4.44, ठीक है। और ये 10/31। अब मैं मान लेती हूँ ये तो स्मॉल n है और ये क्या मान लो कैपिटल N है, तो मोल भिन्न निकाल दो भाई, है ना। x किसका निकालना है, ग्लाइकॉल का, तो ग्लाइकॉल के मोल ऊपर रख दो, टोटल मोल नीचे रख दो, ठीक है। तो ग्लाइकॉल के मोल 10/31 कर लो, है ना। देखो मैं एक बार सॉल्व कर लेती हूँ, 10/31.322 दिया है, ठीक है, 0.322 सॉल्व आप कर लेंगे भाई, इसमें क्या, ठीक है। और वो 4.44, तो ग्लाइकॉल के मोल ऊपर रख लेती हूँ 0.322,
समझ में आ रहा है ना, एक के मोल अपन सबके मोल, तो ग्लाइकोल के मोल भी निकाल दो, ग्लाइकोल के मोल ऊपर नीचे, ग्लाइकोल के मोल प्लस जेल के मोल, तो ग्लाइकोल के तो 0.322 टोटल, तो भाई 0.322 प्लस 0.44, अब सॉरी 4.4, ठीक है। तो यहां से तुम्हें आंसर निकालना है एक्स ग्लाइकोल 0.322 डिवाइडेड बाय 4.4 और देखिए आ गया 7 हो गया 4.722, ठीक है। तो बच्चे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो इन्होंने दिया है दैट इज 0.932। तो आप एक बार चेक कर लेना आंसर 0.932। क्लियर, समझ में आ गया है ना। मोल फ्रैक्शन निकालना है, 20% है तो ये 20 है, प्रतिशत है ना, ये 80 कहां से आया, प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब समझते हो कुल 100 है, तो अगर ग्लाइकोल 20 है, टोटल 100 है, तो पानी 80 लिया हो। और अब तुम्हें लगे पानी कहाँ से आया, तो कोई विलियन बनाएंगे तो पानी में ही बनाएंगे ना, जब तक वो बोलेगा नहीं किस में बना। मैं कहूँगा लो शुगर है जाओ घोल दो, तो किस में घोलोगे तुम दूध में घोल के पी जाओगे। मान लो मैं तुमको नमक है जाओ घोल दो, तो पानी में ही तो घोलोगे ना, ऑब्वियस है ना। सॉल्यूशन बनाओगे तो पानी में बनाओगे, तो उसमें क्या सोचोगे, ठीक है। क्लियर, कोई टेंशन नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 2.5 ग्राम तो तुम्हारे पास एथेनॉइक एसिड है और 75 ग्राम तुम्हारे पास बेंजीन है और मोललता पूछी है, ठीक है भाई। विलेय का भार है ना, अब ऑब्वियस जो कम है उसको ही विलेय मानूंगी ना। 2.5 ग्राम एल्कोहल को बेंजीन में घोला है ना, तो विलेय का भार मेरा हो गया 2.5 ग्राम, ठीक है। विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, तो बेटा एथेनॉइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल ही होता है क्या, एथेनॉइक अम्ल का मतलब एसिटिक अम्ल ही होता है, तो इसका अणु भार 60 आएगा। और क्या कह रहा है, 75 ग्राम बेंजीन में घोला है, तो विलायक का भार, विलायक का भार 75 ग्राम, ठीक है। मोललता निकालो, तो मोललता होता है विलेय का भार 2.5, विलेय का अणु भार 60 × 1000 और विलायक का भार 75। चूंकि ये ग्राम है इसलिए मैंने सीधा मोललता में 1000 ले ली, ठीक है। अभी कर लो इसको, पॉइंट उड़ा दो, 25 और 75 3 बार कैंसिल हो गया, ये 2 0 आपका ऐसे चला गया, तो आपका आंसर आएगा 10/18, 10/18 है ना, 10/18, ठीक है। तो 0.055 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो एसिटिक एसिड आपको दे दिया 2.5 है ना, और बाकी क्या था, अणु भार आपको निकालना आता ही है, अणु भार हमने निकाल दिया 60, ठीक है। तो इसको आपको आंसर आएगा आपका 0.556। 1000/18 55.5 होता है ना, 1000/18 क्या होता है 55.5, फिर 1 0 कम किया, 100 किया ऊपर, तो 5.5, फिर 10 ही कर दिया तो 0.55, इसमें क्या, ठीक है। तो ये था आपका मोललता। हाँ, अब एक देखो, एक फॉर्मूला और है हमारे पास, ये फॉर्मूला जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सीधा पूछ देते हैं मोलरता इतनी है, मोललता बताओ। अब वो घनत्व वगैरह देते हैं, फिर आपको लगता है यार लंबा प्रोसेस है, तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, स्मॉल m मोललता इक्वल्स टू, है ना बेटा, मोललता बराबर मोलरता अपॉन डेंसिटी माइनस मोलरता इनटू अणुभार मोलर मास अपॉन 1000, ठीक है। अब जिसको याद रखने की आदत है वो ये याद कर ले, और जिसको याद नहीं रखा जाता वो पूरा मेथड लगा के सॉल्व कर ले, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, बट कई बार इसे थोड़ा इजी हो जाता है। तो याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, है ना। तुम ध्यान रखो, M ऊपर भी m है, नीचे M है अपॉन, और M है तो 1000 भी नीचे, mm मतलब मोलर मास। अब अणु भार तो विलेय का ही लोगे ना, ऑब्वियस है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, याद भी कर सकते हो, ये क्लियर है। अब आपसे पूछे कि आप मोललता ताप से प्रभावित होगी क्या, क्या बेटा, तो हम कहेंगे देखो वेट बाय वेट यूनिट, वेट बाय वेट इकाई ताप से प्रभावित नहीं होती है, समझे क्यों, ताप बदलूंगी, एक सेकंड लिख दूं मैं, ताप से प्रभावित नहीं होती है,
वेट बाय वेट यूनिट का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ताप बदलूंगी तो भार पे क्या फर्क आएगा? चेंज करो टेम्परेचर, वेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो अनचेंजिंग टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन वेट। ताप बदलो भार में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ताप बदलो भार में कोई परिवर्तन नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब, तो इसका एक ही मतलब है, मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। अब ताप बदलो मत बदलो, वेट में कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए मोलालिटी में कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर? तो अब तुम्हारी वेट बाय वॉल्यूम यूनिट कंप्लीट हो गई, वेट बाय वेट यूनिट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चल देन टेक केयर, बाय बाय।